हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 14 मार्च 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 15 है। ठीक है। और देखिए जैसे ये 16 सेट कंप्लीट हो जाएंगे इनके सॉल्यूशन पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई हैं। यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या है। अब देखिए 13.5 आपको ये एवरेज दे रखा है। ठीक है। यानी कि इससे पहले एक संख्या आपके पास ये 13 रही होगी और इसके बाद एक संख्या आपके पास ये 14 रही होगी। यानी कि दो संख्याएं ये रही होगी बीच में और उनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 13.5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बाकी जो संख्याएं बची हैं, भाई दो संख्याएं तो हमने लिख ली 13 और 14, यानी कि टोटल 10 संख्याएं थी और ये क्रमबद्ध संख्याएं थी। यानी कि बची कितनी 8 संख्याएं, यानी कि 4 संख्या यहाँ पर पहले रही होंगी और 4 संख्या यहाँ पर बाद में रही होंगी। तो इससे पहले 13 से पहले आपके पास ये 12 रही होगी और ये 11 और फिर यहाँ पर ये 10 और फिर यहाँ पर ये आपके पास 9। ठीक है। तो 4 संख्याएं ये हो जाएंगी और 13 और 14 यानी कि टोटल 6 संख्याएं हो जाएंगी। आप इन सभी का योग कैलकुलेट कर लीजिए। यानी कि ये 9 प्लस का 10 करेंगे और प्लस का 11 करेंगे, प्लस का 12 करेंगे और प्लस का यहाँ पर 13 कर देंगे और प्लस का यहाँ पर 14 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये तो फिर भी यहाँ पर छोटी संख्या है, आप कैलकुलेट करके जो है इसे आंसर लगा सकते हैं। चाहे तो आप देखिए यूनिट डिजिट से भी आंसर लगा सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए अगर बड़ी डेटा आपको यहाँ पर दे रखे हो और योग कैलकुलेट करना हो तब कैसे करेंगे। भाई यहाँ पर प्रथम पद और लास्ट पद देखिए डिफरेंस आपका यहाँ पर प्रत्येक पद के बीच का बराबर होना चाहिए, यानी कि एक एक का है। ठीक है, बराबर है। तो हम क्या करते हैं 9 प्लस का 14 करते हैं, यानी कि प्रथम पद और प्लस लास्ट पद प्लस में कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। और ये पद कितने 6 हैं, यानी कि 6 से इसको गुणा कर दीजिए तो ये 3 बार कट जाएगा। ये 23 का 3 गुना यानी कि 69, यानी कि 69 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के किस दर पर जो है रुपए 1000 की राशि 2 वर्षों में रुपए 1060.90 हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए ब्याज 2 वर्षों के अंदर कितने का मिला। भाई 60.90 का मिला। 60.90 का ब्याज मिला कितने पर 1000 पर और गुणा कर देंगे 100 से। पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 2 0 आएंगे, 3 0 ये काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास कितना आ जाएगा 6.09% आ जाएगा। अब देखिए 2 साल का आपके पास यहाँ पर 6.09% का ब्याज होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये वार्षिक संयोजन यानी कि चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 2 का सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 4.04 आएगा। ठीक है, 4.04% आएगा। अगर देखिए ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिमाग के अंदर कर सकते हैं तो ये इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है। सक्सेसिव कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, a प्लस का a इंटू में a डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। चाहे तो आप a की जगह r भी लिख सकते हैं। a यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पर देखिए 2% लें तो 2 प्लस का 2 यानी कि 4 और यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये आपके पास 0.4 आएगा, सॉरी 0.04 आएगा। ठीक है। इसमें ऐड करेंगे तो 4.04 बनेगा, ये नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये 6.09% आपके पास ये बन जाएगा और जो कि आपके पास यहाँ पर आना चाहिए ये आंसर आ जाएगा और बाकी ये दोनों भी नहीं होंगे। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जैसे कि 5 पर कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। 5 + 5 और 5 इंटू में 5 कर देंगे और बट्टे 100 कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर 10.25 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह से ये 4% भी नहीं हो सकता और 3% आपका हो जाएगा। जैसे कि 3% पर कैलकुलेट करते हैं तो 3 प्लस का 3 गुणा 3 और बट्टे 100 करेंगे तो ये आपका 6.09% आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब इसमें देखिए कोसेक b बराबर आपको दे रखा है, इसका मान कैलकुलेट करना। कोसेक b बराबर है तो साइन b बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि व्युत्क्रम के बराबर होता है तो यानी कि 2/3 हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो कोट b को क्या लिख सकते हैं, कोट b को लिख सकते हैं कोस b बट्टे में साइन b और गुणा में आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है साइन b दे रखा है। तो साइन b से तो साइन b कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कोस b का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला होता है अंडर के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पर एंगल बी दे रखा है तो बी लिख लीजिए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी। अब साइन बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस
2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 9 माइनस का 4 ऊपर हो जाएगा 5 अंडर के अंदर और बटे में 9, यानी ये √5/3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर देखिए फॉर्मूले आपको पता है तो फॉर्मूले लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप आंसर जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, उन परिवारों की कुल संख्या जिनकी आय 10,000 से अधिक या बराबर लेकिन 25,000 से कम या बराबर है, और जिनकी आय 35,000 से अधिक है लेकिन 50,000 से कम या बराबर है, के बीच अंतर कितना है। अब देखिए डेटा आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं आपको बोल के बता दूंगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर 10,000 से अधिक और यहाँ पर 25,000 से कम या बराबर, ठीक है। 10,000 से अधिक या बराबर, ये आपका यहाँ पर ये दे रखा है 10,000 से अधिक या बराबर, ठीक है, और 25,000 से कम या बराबर, यानी कि ये 3 डेटा यहाँ पर आ जाएंगे। इनका टोटल कर लीजिए, 3, 4 और ये 8 लिखा हुआ है, यानी कि इनको ऐड करेंगे तो 11 और ये 4 15 हो जाएगा आपके पास इनका टोटल, ठीक है। अब ये आपसे बोल रखा है और जिनकी आय 35,000 से अधिक। अब देखिए 35,000 से अधिक, तो यहाँ पर 35,000 से अधिक यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है। 35,000 से अधिक या बराबर, 35,000 से अधिक की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन 50,000 से कम या बराबर, 50,000 से कम या बराबर, ये वाला डेटा यहाँ तक आपको ये लेना है, यानी कि 10, 4 और ये 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका जब टोटल करेंगे तो ये 9 और ये 10 यानी कि 19 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस देख लीजिए 4 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर देखिए डेटा क्लियर दिखाई पड़ता तो ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए थीटा बराबर आपको 45 डिग्री यहाँ पर रख कर देख सकते हैं। थीटा बराबर भैया आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर थीटा बराबर जैसे 45 डिग्री रखेंगे, सेक 45 का मान क्या होता है, √2, और ऊपर स्क्वायर है तो यानी कि 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। इसी तरह से ये माइनस का 4√2 हो जाएगा, ठीक है। सेक 45 का मान √2 होता है और प्लस का 2√2। अब देखिए 2√2 और ये 2√2 क्या होगा, 4√2, और ये 4√2 माइनस में, तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि बराबर आपके पास 0 आ जाएगा, और बराबर हमें 0 चाहिए था, यानी कि 45 डिग्री पर ये बात संतुष्ट हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 45 डिग्री रख देंगे, थीटा का मान 45 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पर साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में इसका मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1, और ये आपके पास 3/2 आ जाएगा। आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², यानी कि 4 इंटू में पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू में r, ये आपको दे रखी त्रिज्या यानी कि 3.5 इंटू में 3.5 कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, बट्टे में 100 आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए 7 से काटेंगे, 7 पंचे 35 हो जाएगा, और ये देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा, और 20 पंचे 100, ये 5 बार कटेगा, और 5 सत्ते 35, 5 से ये कट जाएगा 7 बार, बचा क्या 22 इंटू में 7, यानी कि 154 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला 40 दिन में काम खत्म कर सकता है, बी और सी मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी ये एक साथ मिलकर काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला जो है ये 40 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम लेंगे, इनका 40 आ जाएगा, यानी कि इन सभी की एफिशिएंसी मिलाकर 2 यूनिट और इसकी 1 यूनिट आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अब एक चीज़ देखिए, ए की एफिशिएंसी आपके पास 1 यूनिट आई है, तो बी और सी दोनों की मिलाकर आपके पास 1 यूनिट रही होगी, तभी यहाँ पर 1 + 1 बराबर ये 2 यूनिट इन सभी की एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो यानी कि बी प्लस सी कितने यूनिट का काम करते हैं, एक दिन में 1 यूनिट का काम करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक दिन में कितना कर देंगे, एक दिन में पूछा गया, तो एक दिन में यहाँ पर 1 यूनिट का काम करेंगे, तो 1 × 1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 1 यूनिट का काम होगा। अब ये 1 यूनिट का काम हो गया कितने में से, 40 में से, तो 1/40 भाग यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए आपको दे रखा है, इसका मान कैलकुलेट करना। आप क्या करिए, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास बन जाएगा x⁴ + 1/x⁴, और प्लस का 2 आएगा जो कि उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 2 कर देंगे, तो ये 14 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए, एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है और उतनी दूरी 10 किलोमीटर/आवर की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगते हैं तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक ये ट्रेन से आया, ठीक है।
ये आपको बताया गया ट्रेन से गया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहाँ से ये वापस मुड़ा और यहाँ से वापस आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये आया अब 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, लेकिन यहाँ पर ये बताया नहीं गया कि किस से आया, ट्रेन से आया या फिर मोटरसाइकिल से आया या फिर कार से आया, ये आपको यहाँ पर बताया नहीं गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपको कुल दूरी बतानी है, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बराबर थी, यानी कि 50 2 गुणा करेंगे 50 इंटू में ये 10 और बट्टे में a प्लस का b, यानी कि यहाँ पर ये जो स्पीड है 50 प्लस का 10 यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 3 बार, ठीक है। तो 50/3 आपके पास ये एवरेज स्पीड आ चुकी है। अब देखिए टाइम कितना लग रहा था इस दौरान, यानी कि जाने और वापस आने में टोटल टाइम जो लग रहा था 12 घंटे का लग रहा था। तो इसको 12 से गुणा कर देते, 4 तिरका 12 हो जाएगा, 500 के 20 यानी कि 200 किलोमीटर की आपके पास ये टोटल डिस्टेंस आ चुकी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक गया और फिर वापस मुड़ा और फिर वापस आया, ठीक है। तो जाने और वापस आने में जो टोटल दूरी थी वो आपके पास 200 किलोमीटर आई। बट आपसे पूछी गई है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये कैलकुलेट करके आपको बताना था। तो ट्रेन द्वारा यहाँ से लेकर आपको ये बताया गया था कि जाते वक्त जो है ये ट्रेन से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। आते वक्त किससे आता है ये आपको नहीं बताया गया, ठीक है। यानी कि आधी दूरी इसने तय की, तो 200 का आधा कर देंगे तो ये 100 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एम ट्रायंगल एक्स वाई जेड का अंत केंद्र है। यदि ये आपको दे रखा है वाई एक्स जेड प्लस वाई एम जेड बराबर 150 डिग्री है, तो एंगल वाई एक्स जेड का मान क्या है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, और एम इसका अंत केंद्र आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसको, ये आपको एम दे रखा है, अगर आप वाई को एम से मिला देते हैं, ठीक है, और जेड को भी एम से मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वाई एक्स जेड और ये वाई एम जेड, इनका सम आपको दे रखा है कितना, 150 डिग्री। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। अब देखिए अंत केंद्र की बात हो रही है, यानी कि ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2, 90 डिग्री प्लस का थीटा बटे 2। अब देखिए इन दोनों का सम आपको ये 150 डिग्री दे रखा था, यानी कि इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस का 90 डिग्री प्लस का थीटा बटे 2, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 150 के। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये 90 इधर माइनस हो जाएगा, 60 बचेगा, और ये 3 थीटा बटे 2 आएगा, और ये बराबर 60। तो 3 से कटेगा ये 20 हो जाएगा, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। यही आपको कैलकुलेट करके बताना था, यानी कि इसका मान कितना आया, 40 डिग्री आया थीटा का मान, और आपको वाई एक्स जेड ये वाला एंगल ही कैलकुलेट करके बताना था, 40 डिग्री आंसर। इसमें देखिए P1 डिवाइडेड बाय P2 का मान क्या है। तो P1 देख लीजिए, A द्वारा बेचे गए छिलकों की कुल संख्या, और P2 देख लीजिए B द्वारा बेचे गए छिलकों की कुल संख्या। इनका टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 10 का 0 आ जाएगा, हासिल आएगी 1, ये 10 17, और ये 6 23, और 5 28 का 8 आ जाएगा, हासिल आएगी 2, और ये आपका यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा, 880। इन सभी का भी टोटल कर लेते हैं। ये हमने P1 कैलकुलेट कर लिया, और इसके बाद P2 कैलकुलेट करके बट्टे में रख देंगे, यानी कि ये आपका 10 का 0 आ जाएगा, हासिल आएगी 1, और ये 6 6 12, और 13, और 7 20 28 का 8, ये आ जाएगा, हासिल आएगी 2, और ये भी आपका यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा। ये एक आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, कट जाएंगे। नेक्स्ट देखें, अब वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसी वृत्त के जीवा की लंबाई कितनी है जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर एक वृत्त हम बना लेते हैं। ये वृत्त दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर आपको एक जीवा दे रखी है, और ये केंद्र से इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी, और ये इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब ये 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा थी, तो ये 20 20 में बंट जाएगी, ठीक है, ये 20,
तो ये वाली आपके पास यहाँ पर इतना पार्ट ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये 15 दे रखी थी, तो ये कितनी हो जाएगी 225 और 400 625 और ये 25 हो जाएगी, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी आई 25। और इसके अलावा हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, अगर यहाँ पर जो है उसी वृत्त के जिह्वा की लंबाई कितनी है, यानी कि एक जिह्वा और मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर इसकी दूरी जो है ये केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दे रखी है और त्रिज्या हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर कितनी आई थी 25 आई थी। तो ये आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से बता सकते हैं, ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह परपेंडिकुलर काटेगा तो ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ जाएगा भाई 25 का स्क्वायर 625 माइनस कर देंगे 400 यानी कि 225, तो ये 15 आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 15 आई है, तो ये बराबर बराबर भागों में बंटी थी, यानी कि 15 का 2 गुना आपके पास इस पूरी जिह्वा की लंबाई हो जाएगी, यानी कि 15 इंटू में 2 कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब इसमें देखिए ये आपको कैलकुलेट करके बताना भाई। यहाँ पर देखिए अगर आप इधर वर्गमूल लें तो k+1 के बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 का क्यूब कर दीजिए -3 गुणा 3 कर दीजिए, यानी कि 27 में से 9 माइनस करेंगे 18 आंसर। अब इसमें देखिए ए और बी की आय 4:5 के अनुपात में है, ठीक है, और उनका व्यय का अनुपात आपको ये दे रखा है। यदि ए 6,000 रुपये की बचत करता है और बी 12,000 रुपये की बचत करता है तो ए की आय क्या होगी। अब देखिए ये एक स्पेशल प्रश्न है, यानी कि एक अलग टाइप का प्रश्न है। इसके लिए यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप यहाँ पर नोट डाउन करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर ये है, इनकम का आपको यहाँ पर दे रखा है रेशियो, ठीक है, ए और बी का ये दे रखा है 4:5, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का आपको रेशियो दे रखा है 5:4। और इसके अलावा सेविंग ये आपको यहाँ पर रेशियो नहीं दे रखा है, ये रेशियो आपको यहाँ पर ए की जो है सेविंग दे रखी है 6,000 और बी की सेविंग जो दे रखी है ये दे रखी है 12,000। तो अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई। यहाँ पर देखिए आप तिरछा गुणा कराएंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा, यानी कि 25 में से 16 घटाया तो डिफरेंस कितने का आया 9 का आया। इसी तरह से यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे, यानी कि 6 चौके 24 हो जाएगा और यहाँ पर 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी कि 24,000 और यहाँ पर जो है ये आपके पास 60,000 हो जाएगा। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास डिफरेंस कितने का आया 36,000 का आया। ये 36,000 कोई और नहीं है, ये 9 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है 36,000। तो यानी कि कितना गुना दे रखी है 4,000 गुना आपके पास ये डेटा दे रखा है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको यहाँ पर ए की इनकम कैलकुलेट करके बतानी थी, आय क्या है, यानी कि ए की आय यहाँ पर 4 यूनिट है। ए की आय जो है यहाँ पर कितनी है 4 यूनिट है, ठीक है। तो ये 4 यूनिट का मान आपके पास ये भी 4 ना होकर 4 का कितना हो जाएगा 4,000 गुना हो जाएगा, यानी कि आपके पास 16,000 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी इसमें देखिए यहाँ पर वर्ष ए और बी में पी की संयुक्त बिक्री और वर्ष डी और ई में क्यू की संयुक्त बिक्री का अनुपात आपको दे रखा है। तो वर्ष ए और बी में पी की संयुक्त बिक्री आपके पास यहाँ पर ये 300 हो जाएगी, ठीक है। और डी और ई में आपको देखनी है क्यू की संयुक्त बिक्री, यानी कि आपके पास यहाँ पर 150 हो जाएगी, ठीक है। जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो ये ए 2:1 बनेगा, ठीक है, ना कि 1:2। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। वर्ष सी में पी की बिक्री और वर्ष डी और डी में जो है क्यू की बिक्री का 300% है। तो वर्ष सी में पी की बिक्री 300 है, ठीक है। और डी में क्यू की बिक्री ये 100 है, यानी कि 300 जो है ये 100 का कितना प्रतिशत है भैया, आपके पास 300% है और ये है प्रश्न में आपको दे रखा था 300%। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है ये आपका करेक्ट दे रखा है, तो केवल सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर थे। ए और बी द्वारा अलग अलग क्रम से कितने अंक प्राप्त किए गए। तो यहाँ पर देखिए ए के जो है अंक जो हैं वो बी के अंक से 25 अधिक थे, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसके अलावा ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग से, यानी कि ए के जो अंक हैं
ए और बी के अंकों के योग ये 60% के बराबर, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3/5 हो जाएगी, यानी कि इसका 3/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3/5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 5a और ये आपका बराबर 3a और ये प्लस का 3b हो जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर 2a आ जाएगा इधर और ये 3b, और यहाँ पर जो है a और b का रेशियो आपके पास ये आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो आपके पास a के अंक अगर 3x हैं, ठीक है 3x है, और यहाँ पर b के अंक 2x है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि a का यहाँ पर 3x और b का यहाँ पर 2x और ये आपका यहाँ पर प्लस का 25। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो x बराबर 25 आ चुका है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। भाई जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका 25 3 75 हो जाएगा a के अंक, और यहाँ पर 25 दूनी 50 हो जाएंगे b के अंक, और 75 50 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, अब इसमें देखिए J2 - J1 आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो J2 क्या है, सभी 5 वर्षों में देश B द्वारा कुल विदेशी व्यापार। तो सबसे पहले हम J2 कैलकुलेट कर लेते हैं। J2 आपका यहाँ पर सभी 5 वर्षों में B द्वारा, यानी कि ब्लैक वाले, ये आपको यहाँ पर इनका टोटल करना है। तो ये 45 लिखा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, ये 105 लिखा हुआ है, यानी कि 150 तो ये हो जाएगा, और ये 195 लिखा हुआ है, तो 150 और ये आपका यहाँ पर 195 कितना हो जाएगा, ये आपके पास, चलिए पहले मैं ये लिख देता हूँ, ये 175 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 150 हुआ था और ये आपका यहाँ पर 95 ऐड करेंगे तो ये 145 245 हो जाएगा, 345 और 345 और 75 कितना हो जाएगा भाई 350, और ये आपके पास यहाँ पर 420 520 और 520 और ये 90, यानी कि 520 और 90 कितना हो जाएगा, 610 हो जाएगा। क्या, एक बार फिर से कर लेते हैं। ये आपके पास यहाँ पर 150 हो जाएगा और ये हो जाएगा 150, और ये आपके पास यहाँ पर 245 345 और 345, ये 350 420 और ये 520 और 90 610। ठीक है, J1 भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो J1 जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका यहाँ पर 170 लिखा हुआ है। यहाँ पर सभी 5 वर्षों में जो है देश A द्वारा कुल विदेशी व्यापार, यानी कि इन सभी का टोटल आपको करना पड़ेगा। ये 150 लिखा हुआ है, ये 75 लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर 65 लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर 35 लिखा हुआ है। इन सभी का टोटल कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपके पास कितना हो जाएगा, ये 150, ये 170 और 150 कितना हो जाएगा, ये देखिए 320 हो जाएगा, और 320 और 75 कितना हो जाएगा, 395 हो जाएगा। 395 और 65 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 460 हो जाएगा, और 460 और 35 कितना हो जाएगा, 460 और 35 हो जाएगा, ये 495 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है, तो 5 यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ पर 110, ये यानी कि 115 का आपको डिफरेंस दिखाई पड़ा। आंसर लगा दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा डेटा आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो, तो जो इंग्लिश वाले वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करके बता भाई। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑफ सोल्व करते हैं और ये इसके डिवाइड में आएगा। अब देखिए यहाँ पर 521 का यहाँ पर ये डेटा 6 गुना लिखा हुआ है भाई। यहाँ पर ये इकाई के अंक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 6 गुना लिखा, यानी कि बचा क्या 6/4, यानी कि 3/2 आप इसको लिख सकते हैं, प्लस का 5 3 का 15। अब 3/2 क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, प्लस का 15, यानी कि बराबर 16.5 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए फॉर्मूले अगर याद हैं तो आपको कुछ भी यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले मेरे को लिख के बताने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर a प्लस का b प्लस का c, और इनटू में ये आपके पास हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का c², और ये माइनस का होता है यहाँ पर ab, और ये प्लस का bc और प्लस का ca। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाकी सब कुछ तो आपको दे रखा है, लेकिन इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू आपको यहाँ पर दे नहीं रखी है। तो इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला आपको एक अलग से बता रखा है। यहाँ पर a प्लस का b प्लस का c का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये बराबर आता है a² प्लस का b² प्लस का c², और ये प्लस में 2 इंटू में ab प्लस का bc और प्लस का ca। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करके जो है इस ब्रैकेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आप इसका मान 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा,
ठीक है। और इसका मान यहाँ पर आप रखेंगे 40, तो ये 40 इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। और ये 2 यहाँ पर देखिए गुणा में, तो ये बट्टे में आ जाएगा इधर, और बराबर की साइड आपके पास क्या बच जाएगा, ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए, ये बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर डिफरेंस आपके पास -4 का, और 2 से डिवाइड करेंगे तो बराबर क्या आएगा, -2 आएगा। यानी कि इस ब्रैकेट का मान अगर आप यहाँ पर -2 रख देते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास 6 दे रखा था, और ब्रैकेट में इसका मान 40 दे रखा था, और यहाँ पर -2 जैसे रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, 42 हो गया, और 6 दूनी का 12, 6 चौके 24, 1 25 हो जाएगा, ठीक है। 252 आंसर। कैलकुलेशन आपकी इतनी सी थी, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना था, फॉर्मूले वगैरह आपको नहीं लिखने थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक व्यापारी ₹3000 प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदता है। बेचते समय वह एक वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 20% की हानि करता है। उसका कुल हानि प्रतिशत कितना है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको कॉस्ट प्राइस जो है इनका सेम दे रखा है। अब देखिए 10% का लाभ कमाता है, यानी कि यहाँ पर 1/10 इसके फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 10 से 1 अधिक में वस्तु बेची गई होगी, ठीक है। तो 10 अगर कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर 11 यूनिट रहा होगा। अब वहीं पर देखिए दूसरे पर जो है 20% की हानि उठाता है, यानी कि 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 5 पर 1 की हानि उठाई। तो 5 अगर कॉस्ट प्राइस था तो 4 में उसने बेचा होगा, तभी यहाँ पर जो है 20% की हानि होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कॉस्ट प्राइस, यानी कि दोनों वस्तुएं इसने 3-3 हज़ार रुपये में खरीदी थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो आपका सेम था। तो हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, इस रेशियो को यहाँ पर 2 से गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि ये 10 और ये आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये 18 यूनिट, ये 19 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है कितने पर, 20 पर, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आपका यहाँ पर बराबर कितने का आ जाएगा, 5% का, क्योंकि यहाँ पर 1 का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो 5%, ये माइनस में लिख देता हूँ। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ये लॉस हो रहा है, ठीक है। माइनस का 5%, यानी कि 5% की हानि उठाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब इसमें देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी जो है इसका कोण समद्विभाजक क्यू आर को एम पर प्रतिच्छेद करता है। यदि पी क्यू बराबर पी आर है तो एंगल पी एम क्यू का मान क्या होगा। अब देखिए इसको भी यहाँ पर प्रूफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। अब यहाँ पर क्यू आर पर कोई बिंदु एम दे रखा है आपको, ठीक है। इसको बिंदु पी से हम मिला देते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पर पी एम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो एंगल आपके पास ये बन रहा है पी एम क्यू, ये एंगल आपको यहाँ पर प्रूफ करके बताना कि ये 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर देखिए और भी आपको ये दे रखा है पी क्यू बराबर दे रखा है क्यू आर के, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये देखिए पी एम क्या है, कोण समद्विभाजक है, यानी कि ये वाला अगर पूरा एंगल आपके पास अल्फा है तो यहाँ पर ये वाला आपके पास अल्फा बट्टे 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी आपके पास अल्फा बट्टे 2 हो जाएगा, भाई आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला अगर एंगल बीटा, अभी हमें नहीं पता कि ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का बीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। भाई यहाँ पर ये आपको पता है कि एक ही रेखा पर बना कोण जो है पूरा कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये बीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस का बीटा हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 ट्रायंगल आपके पास बने। अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पर ये आपके पास इन तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, थीटा प्लस का अल्फा बटे 2 और प्लस का बीटा, और ये बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इस वाले ट्रायंगल से देखें, भाई ये तो इस वाले ट्रायंगल से आ गया, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल से अगर देखें तो ये आपका अल्फा बटे 2, ये अल्फा बटे 2, और ये आपका यहाँ पर प्लस में हो जाएगा थीटा, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 180 डिग्री, और ये माइनस का बीटा। अब ये तीनों कोणों का योग ये भी बराबर 180 डिग्री के होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 180 डिग्री से 180 डिग्री कट जाएगा, बराबर क्या है 0। ये बीटा यहाँ पर माइनस में, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, यानी कि अल्फा बट्टे 2 प्लस का थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो अल्फा बट्टे 2 प्लस का थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, बीटा रख सकते हैं। तो यहाँ से ये 2 बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से ये बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि बीटा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखिए अगर कंसेप्ट पता होते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक दुकानदार एक मेज़ को 20% के बट्टे पर बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है।
यदि वह इसी मेज़ को 10% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर देखिए 20% के बट्टे पर बेचता है, यानी कि छूट मार्क प्राइस पर दी जाती है, आपको पता होगा। तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5 पर 1 की छूट थी, तो 4/5 में इसने बेचा होगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 30% का लाभ कमाता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10 पर 3 का प्रॉफिट कमाया होगा। अब कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं हम प्रॉफिट, तो यहाँ पर जो है इसका 13/10 कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी सेलिंग प्राइस होगा और आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा। और अब रेशियो बनाएंगे तो ये आपके पास मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर 13:8। ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ चुका है। अब देखिए अगर अंकित मूल्य आपके पास यहाँ पर 13x है, अंकित मूल्य अगर आपके पास यहाँ पर 13x है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ये आपके पास यहाँ पर क्रय मूल्य जो है अगर 8x है, तो यहाँ पर देखिए ये छूट दी गई बाद में। यहाँ पर यदि इसी मेज़ को 10% की छूट पर 10% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी, यानी कि 10 पर 1 की छूट, तो 9/10 कैलकुलेट कर लेंगे। अब मार्क प्राइस तो आपने कैलकुलेट कर लिया भाई, 13x है। ठीक है, यानी कि 13x आपके पास ये मार्क प्राइस था, इस पर यहाँ पर छूट दी जाएगी, तो 9/10 इसका कैलकुलेट करेंगे, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो उसका नया लाभ या हानि प्रतिशत आपको कैलकुलेट करके बताना। ये आपके पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ चुका है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपके पास ये कितना आ जाएगा, 13 × 117 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 11.7x हो जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस था, ये आपके पास सेलिंग प्राइस है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 3.7, ये आपके पास यहाँ पर 3.7x का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3.7x का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 3.7x का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 8x पर, और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे, ये x से x कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये एक 0 कट जाएगा, यानी कि 370 को आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 5 उतारेंगे 0, 8 6 48 हो जाएगा। जैसे ही 46 आपके पास आया आंसर लगा दीजिए, यानी कि 46.25% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये 28 डिग्री, ये 62 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, ये आपस में काट दीजिए। और यहाँ पर देखिए 56 डिग्री, 34 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो इनको भी आपस में काट दीजिए, 3 - 2, और ये आपके पास यहाँ पर बराबर एक आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को भी काट देंगे आपस में 90 डिग्री देखकर भाई, यहाँ पर ये रेशियो भी आपको यहाँ पर देख लेना, ये कोस दे रखा है और ये साइन दे रखा है, ये टेन दे रखा है, ये कोट दे रखा है, ये एक दूसरे के आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर देखिए ये होगा कैसे, मैंने आपको ये बता रखा भाई। यहाँ पर ये 62 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री का माइनस का 28 डिग्री आप लिख सकते हैं। 90 में से 28 डिग्री माइनस करेंगे 62 डिग्री तो आएगा। ठीक है, तो 90 पर कोस ये चेंज हो जाएगा साइन में, और ये साइन 28 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पर ये इससे कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 10, ये 34 डिग्री जो है इसको आप लिख सकते हैं 90 डिग्री, और ये माइनस का 56 डिग्री लिख सकते हैं भाई। आप 90 में से 56 घटाएंगे तो 34 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 जो है ये 90 डिग्री पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में, और ये 56 डिग्री आएगा, कोट 56 डिग्री से कोट 56 डिग्री कट जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये 3 - 2 बचेगा, ये बराबर एक आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर डायरेक्ट देख लिया करें। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक समबाहु त्रिभुज STU में अंत त्रिज्या आपको दे रखी है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई आसान है, अंत त्रिज्या का आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपके पास भुजा बटे 2√3 होता है। ठीक है, और ये बराबर आपको दे रखा 5√3। तो यहाँ से भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10 या 30 हो जाएगा। ठीक है, आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए यदि 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्याओं का योग आपको दे रखा 36 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल देखिए, यहाँ पर 3 भाज्य संख्या आपको दे रखे हैं, A+ का B+ का C बराबर 36। ठीक है, तो यहाँ पर हम अज्यूम करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आपके पास अगर 6 से स्टार्ट करें, 6, इसके बाद 7 आपके पास भाज्य संख्या नहीं है, 8 है, और इसके बाद 9 है। ठीक है, इन तीनों का योग करके आपके पास क्या आएगा भैया, आपके पास यहाँ पर 14 और 9 यानी कि ये 23 आएगा। ये आपके पास यहाँ पर बराबर 36 नहीं आ रहा, तो यानी कि ये संख्या नहीं हो सकती। अब अगली भाज्य संख्या 8 से स्टार्ट करेंगे भाई, 8 से स्टार्ट करेंगे तब भी आपके पास नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम रह रहा था। ठीक है, तो 9 से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 11 नहीं है, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये 19 और 22, ये 19 और 12 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 29, और ये 31 होगा, यानी कि अभी भी कम है। तो हम क्या करेंगे, 10 से अगली संख्या से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर इसके बाद 12, और इसके बाद यहाँ पर 13 नहीं है, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका टोटल करेंगे तो ये बराबर देखिए 36 हो रहा है। ठीक है,
36 हो रहा है, यानी कि तीनों भाज्य संख्या लगातार भाज्य संख्या आपके पास यही होंगी क्योंकि क्रमबद्ध यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो आप इनका गुणनफल कर लीजिए, यानी कि 10 इंटू में 12 इंटू में 14 करेंगे तो यहाँ पर 14 दूनी का 28 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये आपके पास लास्ट में 80 आपको एक ऑप्शन में दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए, यानी कि 1680 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।